हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए 8 जुलाई 2020 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। आज हम 8 जुलाई के न्यूज़ों का एनालिसिस करेंगे और करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स जो आपके बन रहे हैं, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो ये जो आपका करंट अफेयर्स है ये आपको MPPSC, MPSI और जितने भी अदर एग्ज़ाम होते हैं, MP मेंस और सभी कंपटीशन के एग्ज़ामों में ये आपका मदद करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहली जो न्यूज़ निकल कर आई है कि हिमाचल ने रचा है इतिहास। 100% घरों में गैस कनेक्शन वाला, 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश बन गया है। 100% जो घर हैं यानी सभी घरों में, मतलब पूरे प्रदेश में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है। एक पहला राज्य हमारा बना है जिसने सभी घरों में अपने LPG कनेक्शन को पहुंचा दिया है, मतलब LPG गैस को पहुंचा दिया है। इसमें हम देखते हैं कि आपका हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की। जयराम ठाकुर हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। उन्होंने घोषणा की हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ राज्य के 100% घरों में LPG कनेक्शन है। राज्य द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, राज्य सरकार द्वारा हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से इस उपलब्धि को पाया गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार ने उन वंचित परिवारों को भी कवर किया जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। मतलब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जो छूट गए थे, वंचित रह गए थे, उन लोगों को भी हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत कनेक्ट किया गया LPG गैस कनेक्शन के साथ। और यह एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है कि सभी घरों में LPG कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में पूरे हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य के लगभग 1.36 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित किया गया, जबकि यहाँ 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। तो ये अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं कि उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की योजना द्वारा कितने गैस कनेक्शन दिए गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ जो यहाँ की सरकार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा हिमाचल गृहिणी योजना, उसके द्वारा गैस कनेक्शनों देकर एक कीर्तिमान स्थापित, एक इतिहास स्थापित किया गया है। अगला न्यूज़ हम देखते हैं। अगला न्यूज़ है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। हिमाचल प्रदेश में जब गैस कनेक्शन हो चुके हैं तो हिमाचल प्रदेश क्या है, न्यूज़ में आ चुका है, सभी घरों में गैस कनेक्शन हो चुके हैं। तो हम हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश थोड़ा घूमते हैं। तो पहला आपका इसमें हम जानकारी देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 18वां स्थान है भारत में। और जनसंख्या दी गई है 68,56,509। और जनसंख्या के बाद हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और भारत में स्थान यदि जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 21वां स्थान है। और लिंगानुपात 972/1000, मतलब 1000 पुरुष और में 972 स्त्रियां हैं। साक्षरता देखें तो 88.78%। राजधानी है शिमला
और कुल ज़िले 12 हैं। सबसे बड़ा शहर है शिमला। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी थी। न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ है आपका कि विश्व बैंक ने भारत के MSME सेक्टर के लिए 750 करोड़ का फंड किया मंजूर। मतलब विश्व बैंक ने भारत के MSME सेक्टर के लिए 750 करोड़ का फंड एंड ऋण जो है वो मंजूर किया है। तो विश्व बैंक को भारत सरकार ने 6 जुलाई 2020 को MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए $750 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों, ये है MSME का फुल फॉर्म, कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्त प्रवाह बढ़ाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। तो ये जो फंड लिया गया है ये MSME सेक्टर जो है मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय प्रवाह बढ़ाने के लिए लिया गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्या बताया है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार यह MSME सेक्टर को समय के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों के बीच पहला कदम है। विश्व बैंक का MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम लगभग 1.5 मिलियन लाभप्रद MSME की नकदी और ऋण संबंधी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इसके बारे में दी है। यदि हम वित्त मंत्री की बात करें तो हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो अब हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इसमें अपेक्षाकृत अधिक समग्र डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं और जो सभी राज्यों में रहने वाली ग्रामीण और शहरी दोनों ही आबादी के लिए सुलभ है। तो ये थी बात विश्व बैंक के बारे में। अब विश्व बैंक की हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि विश्व बैंक क्या है। तो विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। विश्व बैंक का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में सहयोग प्रदान करने का है। और इसका मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC और स्थापना इसकी 1945 में हुई। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डेविस माल पास हैं, जो ये 13वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं अभी। तो ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी विश्व बैंक के बारे में थी। अब हम देखते हैं हमारे अगला न्यूज़ क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना। तो प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया की सबसे बड़ी जो सौर परियोजना है उसको राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। इस परियोजना के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह को रीवा में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पावर प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया गया है। तो यह जो प्लांट है वह कहाँ स्थापित होने वाला है, वह रीवा में स्थापित होने वाला है, जिसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे, मतलब इसका लोकार्पण करेंगे। तो और इसमें 750 मेगावाट, इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा, मतलब 750 मेगावाट का बिजली का उत्पादन का ये पावर प्लांट है। और रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा जो परियोजना है वह रीवा जिले में स्थित है। और रीवा जिला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसकी कुल सौर क्षमता 750 मेगावाट है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर गुड़ में 1590 एकड़ में यह सौर प्लांट है। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सौर लिमिटेड और MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। तो इसमें कौन कौन है? रीवा अल्ट्रा मेगा सौर लिमिटेड है, एमपी ऊर्जा विकास लिमिटेड है और भारत सौर ऊर्जा निगम, तीनों का इसमें क्या है? ज्वाइंट वेंचर है। तो इसमें कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी कुल लागत क्या है। तो 4000 करोड़ रुपए की होने की उम्मीद है इसमें। और विश्व बैंक ने जनवरी 2018 में परियोजना के आंतरिक बुनियादी ढांचे के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं, यानी कुल प्लांट के अंदर 3 यूनिटें बनाई गई हैं। पहले तीनों यूनिट क्या है? 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो जो 3 यूनिट हैं उनमें प्रत्येक में 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। मतलब 250 गुणित आपका 3, मतलब 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और मध्य प्रदेश के साथ साथ रीवा को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। एशिया में यह सबसे बड़ा सौर प्लांट है। तो पूरे एशिया में तो एक अलग पहचान मिलेगी ही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसको पहचान मिलेगी। इससे बिजली वितरण कंपनियां पावर मैनेजमेंट कंपनी को परियोजना अवधि में 4700 करोड़ रुपए की बचत होगी और बिजली प्लांट से 76% बिजली मध्य प्रदेश को और 24% बिजली मेट्रो को दी जाएगी। तो कुल जो बिजली का उत्पादन है उसमें 76% जो बिजली है वह मध्य प्रदेश को और बाकी जो 24% बिजली है वह दिल्ली मेट्रो को दी जानी है। तो ये पूरा हमारा सौर प्लांट जो स्थापित हो चुका है आपका और 10 जुलाई को उसका लोकार्पण होने वाला है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ये आपकी 10 जुलाई को यह हमारा एशिया में हमारे रीवा और मध्य प्रदेश का नाम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला न्यूज़ हमारा क्या है। अगला न्यूज़ है हमारा, इजराइल ने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का प्रक्षेपण किया। तो इजराइल ने अपने जासूसी उपग्रह ओफेक 16 का परीक्षण किया है और इजराइल ने 6 जुलाई 2020 को एक नए जासूसी उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किए जाने की घोषणा की, जिससे उसे ईरानी परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। तो यह जो उपग्रह परीक्षण किया गया है इस उपग्रह का, वह ईरानी की जो परमाणु गतिविधियाँ हैं उनकी देखरेख के लिए किया गया है। और रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ओफेक 16 टोही उपग्रह को सुबह 4 बजे सेंट्रल इजराइल से अंतरिक्ष में भेजा गया। ओफेक 16 उन्नत क्षमताओं से लैस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टोही उपग्रह है। और अब हम देखते हैं आगे कि रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लॉन्च के कुछ समय बाद ही ओफेक 16 ने डाटा भेजना शुरू भी कर दिया। लॉन्चिंग के बाद ही उसने अपना जो काम करना है शुरू कर दिया, मतलब डाटा भेजना शुरू कर दिया है और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने लगा है। उपग्रह का पूर्ण परिचालन शुरू करने से पहले रक्षा मंत्रालय और सरकारी स्वामित्व वाले इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इंजीनियरों ने इसका परीक्षण किया। मतलब इसको परिचालन करने से पहले इसका टेस्टिंग की गई और इजराइल ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की कि अभियान में कुल कितने उपग्रह हैं, यानी इजराइल ने ये बात स्पष्ट नहीं की कि कुल कितने उपग्रह इस अभियान में हैं। लेकिन हरारे ने कम से कम 2 ओफेक 5 और ओफेक 11 का जिक्र किया। मतलब 2 जो उपग्रह ओफेक 5 और ओफेक 11 का
उन्होंने जिक्रिया इन दोनों का परीक्षण क्रमशः 2002 और 2016 में हुआ था। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है कि ओफेक 5 का 2002 में, ओफेक 11 का 2016 में परीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब आपके पास आकाश में समानांतर रूप से एक से ज़्यादा उपग्रह हैं तो आप अपने हितों पर ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र रख सकते हैं। मतलब उनका मानना है यदि आकाश में आपके पास समांतर रूप से एक से ज़्यादा उपग्रह होंगे तो आप अपने हितों पर ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र रख सकते हैं। इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के इसके निर्माण पड़ोसी देश सीरिया में सैन्य मौजूदगी और संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम को देखते हुए इजराइल ईरान पर करीबी नज़र रखता है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी इजराइल के ओफेक 16 का परीक्षण के संबंध में। और उसके पहले उसने ओफेक 5 और ओफेक 11 का परीक्षण किया था 2002 और 2016 में। तो 3 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं। और ये ईरान की गतिविधियों के निरीक्षण के लिए यह उपग्रह परीक्षित किया गया है। अगला देखते हैं हम थोड़ा सा इजराइल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इजराइल यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है, ठीक है। और यदि हम बात करें इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्यम पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए। 19वीं सदी के अंत में तथा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार के कारण यूरोपी तथा अन्य यहूदी जो हैं वे अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इसराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। तो 1948 में इस राष्ट्र की स्थापना हुई और यरूशलेम इसराइल की राजधानी है। अन्य महत्वपूर्ण शहरों में तेल अवीव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा इब्रानी या हिब्रू है और जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है, यानी दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ के निवासियों को इसराइली कहा जाता है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री यदि देखें तो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के बेंजामिन नेतान्याहू और राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपकी इजराइल के बारे में। अब हम देखते हैं भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन का मानव परीक्षण जल्द। मतलब जो भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन बनने वाली है उसका परीक्षण जल्दी मानव परीक्षण शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में बात करें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने वाली भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सिन वैक्सीन का मानव परीक्षण बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ये वैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रयासों से विकसित की गई है। तो ICMR ने उन 12 संस्थाओं को पत्र लिख दिया है जहां इस वैक्सीन का मानव परीक्षण होना है। और भारत बायोटेक उन 7 कंपनियों में से एक है जो कोरोना की वैक्सीन के लिए काम कर रही है। ये हैदराबाद में स्थित है। ये पहली कंपनी है जिसे सरकार की ओर से वैक्सीन के फेज़ 1 और फेज़ 2 को रेगुलेट करने की मंजूरी मिली थी।
और इसके अतिरिक्त जायडस कार्डिया को भी ह्यूमन ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल की ओर से स्वीकृति मिल गई है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी हमारी कोविड-19 की वैक्सीन के संबंध में। जल्दी इसका मानव परीक्षण शुरू होने वाला है और उम्मीद पाई जा रही है कि 15 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हो सकती है, मतलब 15 अगस्त को यह तैयार हो सकती है। ठीक है, अगली जानकारी हम देखते हैं। अगला आपकी जानकारी है फिल्म निर्माता हरीश शाह का निधन। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है बॉलीवुड के संबंध में कि बॉलीवुड के फिल्म निर्माता जो थे हरीश शाह, उनका निधन हो चुका है। फिल्म निर्माता और निर्देशक हरीश शाह का निधन हो गया। आज सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो हरीश शाह के भाई विनोद शाह से मिली जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। हरीश शाह की गिनती बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं में होती है। उनकी फिल्मों में काला सोना, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम, धन दौलत, जंजाल, जाल, द ट्रैप शायद अन्य हैं। वे पिछले 40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे। तो उनका कल निधन हो चुका है और ये इम्पोर्टेंट जानकारी उनके जीवन के बारे में। हरीश ने वर्ष 1988 में धर्मेंद्र, करण कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म जाल और वर्ष 1995 में आई रेखा मिथुन चक्रवर्ती, दीपिका की फिल्म अब इंसाफ होगा का निर्देशन किया। उन्होंने वर्ष 1985 में पी माधवन के निर्देशन में बनी संजीव कुमार, रेखा और प्रेम चोपड़ा की फिल्म राम तेरे कितने नाम में भी अपनी फिल्म निर्माण की कला का कौशल दिखाया। ये उनकी तस्वीर है। और तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी बॉलीवुड के संबंध में, फिल्म इंडस्ट्री के संबंध में। देखते हैं मंगला आपका क्या न्यूज़ है। तो राजस्थान में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आपने देखा कि एशिया का भी रीवा में प्लांट स्थापित किया गया है, रीवा का सबसे बड़ा। उसके बाद हिमाचल बना है भारत में सबसे अधिक 100% यानी गैस कनेक्शन देने वाला। और अब राजस्थान आया है आपका। राजस्थान में बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनने वाला है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा होगा। राजस्थान के जयपुर में एक और विशाल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। जयपुर में अभी भी 30,000 की दर्शक क्षमता वाला सवाई मान सिंह स्टेडियम है, लेकिन अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर वासियों को एक और विशाल स्टेडियम देने का फैसला लिया है। शहर ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िले के क्रिकेटरों को भी इससे लाभ मिलेगा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इस स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता प्रदान करेगा। तो ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है राजस्थान में। और दुनिया का पहला स्टेडियम यदि बात करें तो पहला बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा में बनकर तैयार हो गया है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। इन दोनों स्टेडियमों में दर्शकों की क्षमता 1 लाख के पार है। अहमदाबाद में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 1,10,000 और ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में 1,02,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो पहला बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। दूसरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में। और तीसरा स्टेडियम बनने वाला है आपका जयपुर राजस्थान में। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। दर्शकों की संख्या यहाँ दी गई है कि गुजरात के अहमदाबाद के स्टेडियम में 1,10,000, ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम में 1,02,000 और जो जयपुर में बनने वाला है उसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। अब हम देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। तो अगला न्यूज़ है भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन
एमिशन का लक्ष्य रखा। मतलब जो भारतीय रेलवे है उसने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का अपना टारगेट रखा है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से रेलवे एक पूरी तरह ग्रीन मोड ट्रांसपोर्टेशन बन सके। मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग करके एक ग्रीन मोड ट्रांसपोर्टेशन बनाना है भारतीय रेलवे को। और भारतीय रेलवे की पहली ऐसी रेल ट्रांसपोर्टेशन संस्था होगी। भारतीय रेलवे विश्व की पहली ऐसी रेल संस्था होगी जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतें स्वयं पूरी करेगी। मतलब विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान पहला होने वाला है कि वह स्वयं अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। तो किस तरह पूर्ति होनी है देखते हैं। भारतीय रेलवे ने अपनी दशकों से खाली पड़ी ज़मीनों पर सौर पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया है। मतलब भारतीय रेलवे ने जो खाली बेकार ज़मीन पड़ी है उस पर सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया है। रेलवे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत रेलवे अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। तो 2030 तक रेलवे क्या है, सोलर ऊर्जा से अपनी ट्रेनों को चलाएगा और वह स्वयं उस ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। और जो आप उसकी खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पर यह प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो इसके तहत रेलवे ने टेंडर देना भी शुरू कर दिया है। अब तक 2 टेंडर ले गए हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के बीना में एक पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश के बीना में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। रेलवे ने अब तक देश में सौर ऊर्जा की मदद से कई रेलवे स्टेशनों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा भी किया है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वाकांक्षी योजना रेलवे की शुरू होने वाली है। और 2030 तक रेलवे अपनी स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करके ट्रेनों को संचालित करेगा। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट हेडलाइन या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो ये थी आपकी डिटेल्स के साथ हमने कुछ न्यूज़ों को देखा। अब कुछ न्यूज़ हम बिल्कुल सटीक न्यूज़ों को हेडलाइन के तौर पर देखेंगे। तो पहली न्यूज़ है आपकी, पहली हेडलाइन है कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया। मतलब भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है। वह किस भाषा पर है, तो वह संस्कृत भाषा में है। और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र होगा जो संस्कृत भाषा में लिखा जाएगा। और यह पहला समाचार पत्र है जो ऑल इंडिया रेडियो ने प्रसारित किया है। और यह भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करने के लिए इसको प्रसारित करने का फैसला लिया गया है। दूसरी न्यूज़ है हमारी कि आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कराने की विधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। तो हमारे आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की जो तिथि थी उसको 31 मार्च 2021 कर दिया है। ठीक है, ये दूसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी, आयकर और पैन कार्ड को लिंक कराने के संबंध में, आधार कार्ड और पैन कार्ड को। तीसरी न्यूज़ है आपकी कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्रों की नौकरियों में राज्य के युवाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र जो हैं उनमें
लोगों को यानी वहाँ के निवासियों को, स्थानीय निवासियों को, उस राज्य के निवासियों को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। और वह आरक्षण आपका 75% होगा, मतलब निजी क्षेत्रों में भी उसी राज्य के व्यक्तियों को 75% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगली न्यूज़ है आपकी कि किस भारतीय लेखक को ग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किस भारतीय लेखक को ग्रेट्स 2020 का अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका सिद्धार्थ मुखर्जी। तो इसका आंसर आपका सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला देखते हैं हम कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो उसका आंसर है आपका 5। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। और अगला है आपका कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला है आपका किस राज्य ने प्रदेश के लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरू किया? तो इसका है आपका आंसर गुजरात। गुजरात सरकार ने धन्वंतरी रथ शुरू किया है। ये मोबाइल वैन है। और अगला है आपका किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू अभियान शुरू किया है? तो व्हाट्सएप द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आपका इम्पोर्टेंट इफेक्ट है व्हाट्सएप। और अगला है आपका कि इंजेती श्रीनिवास बने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरमैन। और तो FS इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है FSIFSCA के चेयरमैन बने हैं इंजेती श्रीनिवास। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी। तो ये कुल मिलाकर हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ों का एनालिसिस किया। अब हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न इनसे बन सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। तो पहला आपका प्रश्न है कि आय विभाग ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? कब तक की तिथि बढ़ा दी गई है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की? तो पहला ऑप्शन है आपका 31 मार्च 2021, दूसरा आपका 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 जुलाई 2022। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले हमने क्या किया, न्यूज़ों को पढ़ा, उसके बाद यदि हम प्रश्नों को करेंगे तो आपसे तुरंत प्रश्न बनेंगे। तो इसका आंसर आपका होगा 31 मार्च 2021। जल्दी जल्दी हम कुल 10 प्रश्न करेंगे इसमें। पहला है आपका इसका आंसर 31 मार्च 2021। अगला है आपका कितनी क्षमता वाले रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे? पहला ऑप्शन है आपका 550 मेगावाट, दूसरा आपका ऑप्शन है 250 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन आपका 750 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन आपका 350 मेगावाट। तो कुल उसमें कुल 250 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं, मतलब 250 गुणे आपका 3 हो जाएगा, यानी 750 मेगावाट कुल ऊर्जा का उत्पादन होना है। और कुल 3 यूनिटें स्थापित की गई हैं इसमें। तो इसका आंसर आपका होगा 750 मेगावाट। अगला है आपका सभी घरों में LPG गैस उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या हिमाचल। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? हिमाचल। तुरंत हम अब सीधे आंसरों को टिक करेंगे। तो इसका आपका आंसर है हिमाचल।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी हाल ही में किस भाषा में समाचार प्रसारण किया। आकाशवाणी ने किस भाषा में समाचार का प्रसारण किया, समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया, या समाचार पत्र का प्रसारण किया भी लिख सकते हैं हम। तो पहला आपका ऑप्शन है हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, संस्कृत भाषा में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका? संस्कृत भाषा में। तो इसका आंसर है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है आपका कि इजराइल ने कौन सा उपग्रह स्थापित किया। तो इजराइल ने ओफेक-16, ओफेक-20, ओफेक-16 या कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ओफेक-16। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई के लिए कितने फंड को मंजूरी दी, यानी कितना फंड एमएसएमई सेक्टर के लिए विश्व बैंक ने मंजूर किया है। 1750 करोड़, 750 करोड़, 650 करोड़, 550 करोड़। तो इसका आंसर क्या है? 750 करोड़। अगला आपका ऑप्शन है कि किसने AIFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे AIFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो रामकृष्ण राव, इंजेती श्रीनिवास, अमित बिश्नोई या कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर क्या है? इंजेती श्रीनिवास। अगला है आपका कि भारत की संभावित कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है। कोरानिक, कोरोटिक, या कोवाक्सिन, या कोवोसिन। तो इसका आंसर क्या है? कोवाक्सिन। अगला प्रश्न आपका कि किस फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हुआ। तो पहला आपका ऑप्शन है हरीश सिंह, हरीश देव, तीसरा आपका हरीश सक्सेना या हरीश शाह। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? हरीश शाह। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे ने अपनी खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग किस ऊर्जा के उत्पादन में करने का फैसला लिया। तो पहला आपका सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या है आपका? सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा के रूप में उपयोग करने का फैसला लिया गया है। तो इसका आंसर आपका होगा सौर ऊर्जा। तो ये कुल प्रश्नों के साथ हमने टोटल आज का न्यूज एनालिसिस और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न किए, और इसी तरह आगे हम प्रश्नों को आगे करंट अफेयर्स को जारी रखेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। किसी भी इम्पोर्टेंट जानकारी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। तो और आप हमारे नंबर के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़, अगली इम्पोर्टेंट क्लास में। तो जय हिंद, नमस्कार।